नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट के लिए पेपर 2 यानी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या ले आए हैं, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी की किताब अगर पढ़ के जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपको वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज की सीरीज हम इसी को लेकर कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए, एसएसटी के लिए। ठीक है, इसके पहले भी कई वीडियो बनाई जा चुकी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद है या यजुर्वेद या अथर्ववेद, या ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद है, आपको बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ इसमें से है, आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक है, यजुर्वेद आपका है, ठीक है, अथर्ववेद आपका है, ब्राह्मण ग्रंथ है, और आपका क्या उपनिषद है। ठीक है, ऋग्वेद आपका नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि चारों वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, इसलिए ऋग्वेद के काल को क्या है, ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को क्या है, ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब बाकी के जो है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ऑप्शन यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, ठीक है, कि कथन है कि वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। ठीक है, चलिए तो ये कथन सही है। दूसरा है कारण क्या, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ये भी सही है। लेकिन जो कारण है ना, ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है एक ही सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सभी जानते हैं कि वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था। ठीक है, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो जल्दी आप अपने स्कोर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला कथन कह रहा है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये सही है। दूसरा कि शूद्रों को अछूत माना जाता था। ठीक है, और तीसरा कह रहा है आपको कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपसे भी देखते हैं कि ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे जानते हैं कि वैदिक काल में जो क्षत्रिय और वैश्य दोनों को क्या है, यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की जो अवधारणा थी ये वैदिक काल के बाद आई थी, क्योंकि वैदिक काल तक क्या है, शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता। ठीक है, सॉरी, यानी कि वैदिक काल तक क्या है, शूद्रों को अछूत नहीं मानते थे। ठीक है, उसके बाद ये सब आई थी। ठीक है, बाद के काल में क्या है, शिल्पकार, शिकारी, भोजन जो संग्राहक, या सबको जो जलाने वाले, दफनाने वाले, इन लोगों को लोग अछूत माना गया। ठीक है, इसलिए क्या है, कथन 2 जो वो गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 में चलते हैं। ठीक है, 4 क्या कर रहा है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। पहला कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यहाँ चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थानों पर स्थित हैं, आपको बताना। पहला ऑप्शन है कि पुराना किला दिल्ली में, दूसरा है हस्तिनापुर मेरठ में, तीसरा अतरंजी खेड़ा एटा में। तो आपको कोड का प्रयोग करके आपको बताना है, ठीक है, कि ये बस्तियां कहाँ पर थी।
ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीनों ऑप्शन यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो पहले क्या होता था, महायज्ञों को करने वाले जो राजा आगे क्या है, जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, क्योंकि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 यहाँ पर है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या है, विचार करना है। तो पहला यहाँ पर कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा कि राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही बताना है, तो केवल एक सही है। ठीक है, आंसर देखेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या कुछ जो जनपद थे जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, तो जब अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे तो उनको क्या महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला है 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, ठीक है, कि प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये उपज का 1/3 नहीं, 1 क्या है 6 भाग क्या है लिया जाता था। ठीक है, इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा करा कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा इसमें कथन सही है, तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखेंगे, तो महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ठीक है, यानी कि पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कहा कि आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आखेटक और खास संग्राहक क्या वो भी क्या है कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर। ठीक है, 9 को आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो यह आपके इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है कि प्रयागराज है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना कि ऑप्शन में इलाहाबाद नाम का प्रयागराज है तो आप सोचेंगे कि ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए और एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, एनसीईआरटी बेस होता है, जब तक पढ़ेंगे नहीं एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े क्या परिवर्तन आए। ठीक है, 2 परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर क्या है विचार कीजिए। ठीक है, पहला है क्या कहा जा रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही है। ठीक है, दूसरा है लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको बताना है। ठीक है, जब आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर क्या है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 सही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग क्या 200 साल
सालों के जो भीतर था, मगध जो था उसमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, और गंगा और जो सोन नदियाँ हैं ये मगध से होकर ही गुजरती थी। अतः ये नदियाँ यातायात के लिए, जल वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और मगध एक ऐसा हिस्सा था जो जंगलों से भरा था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे। और यहाँ से सेना के लिए क्या है, लोगों को हाथी, रथ, गाड़ियाँ और घरों के लिए लकड़ियाँ भी प्राप्त होती थी। ठीक है, और इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की बहुत सारी खदानें भी थी जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थी। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ हैं मगध से संबंधित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा था। ठीक है, बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या महापद्मनंद। तो ये आपके प्रसेनजीत थे, ये मगध का शासक नहीं था। ठीक है, बाकी जो आपके थे बाकी आपके बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु, ये महापद्म, ये मगध के शासक थे। और जो प्रसेनजीत था ये आपके क्या, कौशल महाजनपद का राजा था। कहाँ का, कौशल महाजनपद का ये राजा था, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, तो ये कौशल महाजनपद का राजा था, कौन, प्रसेनजीत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन 13 क्या कहा जा रहा है इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीनगर मगध की राजधानी कभी नहीं बनी। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मगध की राजधानी कभी नहीं बना। राजगिरी बनी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र भी बना था, श्रावस्ती नहीं बना था। ठीक है, तो यानी कि पहला दूसरा कथन सही हो जाएगा, तीसरा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले राजगिरी, यानी कि जो आधुनिक राजगिरी कहते हैं, ये कई सालों तक क्या मगध की राजधानी बनी रही। और बाद में क्या है, पाटलिपुत्र जो आज इसको पटना के नाम से जानते हैं, की राजधानी बनाया गया। ठीक है, जबकि जो श्रावस्ती है ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, चलिए तो आपके श्रावस्ती से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका यहाँ पे देखेंगे आप, क्या कहा जा रहा है, कि सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। ठीक है, पहला है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही, जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था तो उसकी सेना थक गई थी। ठीक है, तो व्यास नदी के किनारे पहुंचकर उसकी सेना ने क्या है, आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दूसरा, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ऑप्शन सी यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2300 वर्ष जो पूर्व है, मैसेडोनिया का जो राजा सिकंदर था, जब ये विश्व विजय करने के लिए निकला था तो वो पूरी तरह से सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। ठीक है, अब उसने क्या, मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी कि मगध की ओर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसके सिपाहियों ने क्या, इनकार कर दिया। क्यों, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के जो शासकों के पास बहुत सारे क्या है, पैदल, रथ या हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था। ठीक है, इसलिए क्या है, वो विश्व विजय का उसका सपना चकनाचूर हो गया और उसको वहाँ से वापस जाना पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है 15 की मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि वज्जी की जो राजधानी थी वैशाली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे मथुरा जो थी, मथुरा की राजधानी क्या थी। तो मथुरा की जो राजधानी जो थी सूरसेन थी। ठीक, क्या थी, सूरसेन जो थी ये मथुरा की राजधानी थी। और यहाँ पर जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी की राजधानी क्या, वत्स थी। ठीक है, ये आप देखेंगे। जो चंपा है यहाँ पर, ठीक है, चंपा जो है ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर नीचे चंपा दिया गया होगा, तो ये चंपा किसकी राजधानी थी, आपकी अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर देखेंगे। 16 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला करा कि एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा करा कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आप सभी जानते हैं कि गण जो शब्द का जो प्रयोग होता है ये कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। और जबकि संघ का जो शब्द का जो तात्पर्य होता था वो संगठन या सभा के लिए होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्ति की थी। तो ये गुप्त वंश ने किया था, ठीक है। यानी कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद क्या है, ठीक है, इनका जो राज्य था लगभग क्या 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। लेकिन इसके बाद क्या है, गुप्त शासकों ने क्या गढ़ और संघ पर क्या विजय प्राप्त कर उन्हें क्या है अपने राज्य में क्या मिला लिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप। इसमें क्या कहा जा रहा है कि दीघ निकाय, ठीक है, यानी कि जो दीघ निकाय है निम्नलिखित में से क्या है। तो यह एक क्या बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। दीघ निकाय एक क्या प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें लगभग क्या 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अजातशत्रु वज्जित संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम लिखित में से क्या था, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यह जो था इसका नाम क्या था, इसमें से वत्सकार था, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को वज्जित संघ पर क्या आक्रमण करने के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है, आपको बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है यहाँ पर कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो जैन शब्द है इसका अर्थ होता है, तो जो जैन शब्द है यह क्या है, जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। इसलिए महावीर ने कहा था कि सभी जीव क्या है जीना चाहते हैं, सभी के लिए क्या जीवन फ्री है, ठीक है। यानी कि दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म है लगभग क्या 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। अब महावीर स्वामी ने क्या 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, फिर इसके बाद वो जंगल में रहने लगे। अब 12 वर्ष तक जब ये कठिन तपस्या करते हुए, ठीक है, एकांकी जीवन जब व्यतीत कर रहे थे तो उसके बाद उन्हें क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इतना आपको डिटेल नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछा सकता है, इसलिए आप हर तरह से तैयार रहें अपने आप को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कहा जा रहा है यहाँ पर कि बुद्ध ने दुख का कार्य तृष्णा यानी कि लालसा को बताया, सही है। दूसरा है कि उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला दूसरा कथन आपको सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो ये सारनाथ है कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में क्या है उपदेश दिया था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। अब बुद्ध को जो क्या है बोध गया यानी कि बिहार में क्या पीपल के वृक्ष के जो नीचे था वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने क्या वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था तो श्रावस्ती में दिया था, लेकिन प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इसी घटना के स्मृति में क्या यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण हुआ है। जब कभी आप बनारस या वाराणसी घूमने जाएंगे तो ये सारनाथ जरूर घूम कर आइएगा, ठीक है। अब बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा यानी कि सामान्य लोगों की जो भाषा थी उस भाषा में दिया था, जो भाषा थी प्राकृत भाषा, इसलिए कि लोग आसानी से समझ सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। इसमें कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि कथन ए यानी कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, बिल्कुल सही, अभी हमने आपको बताया था। और एक दूसरे की व्याख्या हो रही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है, ठीक है। पहला कहा जा रहा है यहाँ पर कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, बिल्कुल सही है। दूसरा कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या है, विनय पिटक में मिलते हैं, बिल्कुल सही। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला दूसरा दोनों राइट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुड़ियाँ थी, इनके लिए जो बनाए गए जो नियम थे वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, ठीक है इनका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। आपको सही कथन नहीं गलत कथन बताना है, ध्यान देना आपको है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है ये। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है यहाँ पर क्या है, संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपनी माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी का विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये बिल्कुल गलत है। आपको एक गलत आंसर ही पूछा था, तो ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि विवाहित स्त्री को जो परमिशन लेनी होती थी वो अपने पति से लेनी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान आप देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं, विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों की शरणार्थी थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी आप सभी जानते हैं कि विहारों के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो स्थित जो कार्ले की गुफा है वह विहार का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जब देखेंगे आप, तो पहला कथन कि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो सही है। दूसरा कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, ये भी सही है। लेकिन क्या कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हम ऑप्शन बी को हम सही कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी क्या है शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कौन से कथन सही आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक क्या ग्रंथ में मिलता है, बिल्कुल सत्य है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कथन भी, ठीक है। दूसरा है कि जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 बिल्कुल सही जगह, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते कि जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की जो भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी क्या मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहा जा रहा है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित हैं। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, सही है। दूसरा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आया हुआ कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए तीसरा कथन यहाँ पर कहा जा रहा है
कि इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर सही है, आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से या कौन से कथन सही नहीं है, ये ध्यान देना, आपको सही नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहला कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति भी क्या है, इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको गलत ही आंसर बताना था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखने में ये आता है कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा मत करिए, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, इसी उद्देश्य से कि आपके सीटेट में हेल्प हो सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना है। कि जैन धर्म का जो समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था, तो बिल्कुल सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना भी पड़ता था, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है कि बाद की सर्दियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में हुआ, बिल्कुल सत्य है। डी कह रहा है कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको गलत ही पूछा गया है, तो आपको ये बताना है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि गलत उत्तर आपको बताना था। पर ध्यान देंगे कि जैन धर्म की जो वर्तमान में जो उपलब्ध शिक्षाओं का जो लेखन था, ये 1500 वर्ष पूर्व जो कहाँ पर लिखी गई थी, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ पर, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, इसलिए आपके ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 13 कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे कि जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, बिल्कुल सही है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी गई थी, ये भी सही है। तीसरा कहा जा रहा है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपको क्या ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे आप, कि बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित आपको ये बताना है कि भूगोल से संबंधित है, खगोल से, या आयुर्वेद से, या व्याकरण से, तो ये व्याकरण से ही संबंधित है। ठीक है, तो बुद्ध और जैन के युग में ही क्या पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए थे। ठीक है, और बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी क्या मिलते जुलते भी थे। ठीक है, और सभी जानते हैं कि इन सूत्रों का जो प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना भी किया, जो व्याकरण से एक संबंधित पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई। इस मतलब इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो आप सभी को मालूम है कि इसका संस्थापक जो था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को मालूम है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ये जो मौर्य वंश की स्थापना किया था, ये अपने प्रधानमंत्री यानी कौटिल्य के मदद से किया था। ठीक है, कौटिल्य का नाम भी कई है, यहाँ पर कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन जब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है, ठीक है, कौटिल्य द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको बताना है, तो उसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। ठीक है, चलिए, और यहीं पर जब बात की जाती है मालविकाग्निमित्रम की या अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो ये किसकी है, कालिदास की रचना है। ठीक है, चलिए
और ये जो अष्टाध्याय की जो रचना थी ये किसने किया था, ये पाणिनि ने किया था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, क्या है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे और इन राजाओं का जो सही क्रम अनुसार आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्रम से राजा थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो अशोक क्या था, ये अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अब बिंदुसार किसका, चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आप। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो उज्जैन तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये तीनों क्या मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर माने जाते हैं। और तक्षशिला जो थी ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था। ठीक है, और उज्जैन जो था ये उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए ये रास्ते में पड़ता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे कि अनेक स्थानों से अशोक के, ठीक है, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, आपको ये बताना है। कंधार से मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, जौगढ़ से, गिरनार से, लुम्बिनी से, यानी कि सारे जगहों से पाए गए हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी जानेंगे कि अशोक के जो शिलालेख हैं कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहादुरपुर यानी दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अर्राज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगढ़ यानी कलिंग में है, सोपारा, सन्निति, मस्की, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी इन स्थानों पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे याद अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। तो पहला है कि कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। ठीक है, दूसरा कि नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। ठीक है, अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही आपके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि कर क्या है नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना क्या है अनियमित रूप से जब भी संभव हो जाता था इकट्ठा किया जाता था, यानी कि दोनों कथनों में क्या है गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कहा जा रहा है कि राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था, सही है। दूसरा कि जहां पर सम्राटों का सीधा प्रशासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन एक या ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था मेगनस्थीस। ठीक है, क्या नाम था, मेगनस्थीस था नाम था उसका। और आप सभी को मालूम होगा कि इसकी जो पुस्तक क्या नाम था, इंडिका थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, 10 क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि मैगनस्थी ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला देखेंगे यहाँ पर क्या है कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, बिल्कुल सत्य है, आपने देखा होगा, है ना। तीसरा है
कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट को देखेंगे आप। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर है। दूसरा है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर यहाँ पर थे। तो बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर तीसरा कहा कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यानी आपको सही कथन बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा नंबर जो है कथन दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक यानी चंद्रगुप्त जो विचार अर्थशास्त्र में लिखे हुए ये गलत है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र में जो विचार लिखा हुआ था वो कौटिल्य का लिखा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है, पहला और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित है, आपको बताना है। ठीक है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है, सही है कथन। दूसरा है कि वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी क्या है युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में क्या है योगदान करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों भी कथन सही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते थे? तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि धम्म महामात्य के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जब देखेंगे आप, ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको है। ठीक है, पहला कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर क्या खुदवाए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में क्या दूत भेजे थे। तो ये आपके क्या है, ऑप्शन एक भी सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आ रहा है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई थी? तो ये ऑप्शन सी यानी कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको है कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं थे। ठीक है, सही है बिल्कुल। दूसरा है कि उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रमणों को क्या है दान देना। तो पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे आप। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन ए सही है, पोडुका था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम आपका है। तो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन सी सही है कि पहले हिंद यवन आए, शक आए, हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है कि इस एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जो सीटेट पेपर 2 के लिए था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। थैंक फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।